हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सतीश गुप्ता, राजतलक आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, दीपावली का दीपोत्सव पर्व जो हमारी हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो आज के शुभ दिन में आप सभी को मेरी ओर से और राजतलक आईएएस एकेडमी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। का जीवन मंगलमय हो, सुख समृद्धि और धन संपदा से भरपूर रहे। भगवान गणेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। तो इस तारतम्य के साथ, जैसा कि आपको पता है, विदित है कि राजतलक आईएएस एकेडमी की सेवा के लिए निरंतर उपस्थित है और इस दृष्टिकोण से डेली आपको मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का टॉपिक उपलब्ध कराया जाता है। तो एमपीपीएससी टारगेट बैच 2026 को टारगेट करते हुए एमपीपीएससी के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का श्रृंखला का ये टॉपिक तो लाइव क्लास के रूप में आते हैं, लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसलिए सबकी अपनी व्यस्तता है। तो मेरी भी व्यस्तता रही और इसलिए सुबह क्लास लाइव नहीं हो सकी। तो इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप इसको जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। साथ में अपने जो मित्रगण हैं उनको भी इसको शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो राजतलक आईएएस एकेडमी के माध्यम से एमपीपीएससी सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लगातार राजतलक आईएएस एकेडमी के माध्यम से आपको लाइव क्लास के रूप में क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही हैं, और किसी दिन अगर टेक्निकल इशू होता है तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराते हैं। तो उसी तारतम्य के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन के अंतर्गत लगभग 100 से अधिक हम वीडियो आपको, सब 100 से अधिक लाइव क्लास आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, राजतलक आईएएस एकेडमी का जो चैनल है उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपकी तैयारी में एक कह सकते हैं कि एक निरंतरता और एक सफलतादायी बनाए, उसके दृष्टिकोण से इस टॉपिक को निरंतर इसको जारी किया जा रहा है। तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के का उच्च न्यायालय, और इस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। तो आवश्यक हो जाता है कि इसके संदर्भ में हम डिस्कस करें। तो चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ, देखिए मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही हम देखते हैं कि एक जो बात थी मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, वो ये थी कि पुनर्गठन आयोग ने जो रिकमेंडेशन की थी मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो वो जबलपुर के लिए की थी। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के विशेष प्रयासों से, और जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल रियासत को बड़ी मुश्किल में मोहम्मद हमीदुल्लाह खां से भारत संघ में विलय करने के लिए उसको तैयार किया गया था। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में हुआ था। और इस दृष्टिकोण से चूंकि सेंट्रल में था भोपाल, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की भी दिली इच्छा थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया जाए, तो जबलपुर की जगह भोपाल को राजधानी बनाएगा। जबलपुर वासियों को, और जबलपुर अपने आप में देखा जाए तो रक्षा उपकरण के दृष्टिकोण से ही पहले से ही एक प्रमुख केंद्र था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ही। और इसलिए आवश्यकता, और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का राजनीति का प्रमुख केंद्र भी रहा। तो वहां पर कुछ ना कुछ तो प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में देना था राज्य पुनर्गठन के दृष्टिकोण से। तो फिर निर्धारित किया गया कि जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय गठित किया जाएगा। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो राज्य पुनर्गठन गठित हुआ, मध्य प्रदेश का राज्य गठन हुआ, तो वो हुआ 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के सेक्शन, यानी कि धारा 49 की उपधारा फर्स्ट के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर से जबलपुर प्रतिस्थापित किया गया। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा मध्य भारत था, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का कहते थे, उसका पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य भारत क्षेत्र, इन सभी का मुख्यालय था जबलपुर। और चूंकि अब नया राज्य गठित हुआ था हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के लिए एक अलग से राज्य का गठन होना था अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के सेक्शन 49 की उपधारा 1 का हवाला देते हुए इसके अंतर्गत प्रक्रिया को अपनाया गया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर से जबलपुर प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। ठीक है, ये डाटा आपको ध्यान रखना होगा, प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन से सेक्शन के अंतर्गत या कौन से सेक्शन के उप सेक्शन के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर से
जबलपुर स्थानांतरित किया गया। अब आप यहाँ पर एक शब्द, ये क्वेश्चन मार्क ये उठा सकते हैं कि सर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जब मध्य प्रदेश तो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था, तो फिर ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर क्यों कहा जा रहा है? या तो इसको सेंट्रल प्रोविंस इंडिया का उच्च न्यायालय कहना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सेंट्रल प्रोविंस बरार था, उसी का नाम फरवरी मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश कर दिया था। तो मध्य प्रदेश की प्रक्रिया इस तरीके से, तो मध्य प्रदेश का नामकरण पहले ही हो गया था। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो ये ना समझे कि 1 नवंबर 2000 को हुआ। मध्य प्रदेश का गठन भी डेट 1 नवंबर 1956 को मानी जाती है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन की भी डेट भी 1 नवंबर 1956 को मानी जाती है। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापित हुआ था 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर इस न्यायालय की, उच्च न्यायालय की एक-एक अस्थायी खंडपीठ स्थापित की गई। पहले क्या की गई? 1956 में अस्थायी खंडपीठ स्थापित। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 1 नवंबर 1956 को अस्थायी खंडपीठ बनाई गई, कहाँ का? इंदौर और ग्वालियर में। बाद में 28 नवंबर, तो देखिए यहाँ पर 28 नवंबर 1968, ध्यान रखना ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 28 नवंबर 1968 को भारत के राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत, ठीक है, तो खंडपीठ की स्थापना किसके अंतर्गत हुई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत, सब सेक्शन 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दो शाखाओं को स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया है। 1956 में टेम्परेरी बन गई थी इंदौर और ग्वालियर की खंडपीठ उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, लेकिन जो स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के सेक्शन 51 की उप सेक्शन यानी कि सब सेक्शन 2 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की खंडपीठ थी इंदौर और ग्वालियर, उनको अस्थायी से यानी कि टेम्परेरी से परमानेंट किया, यानी कि स्थायी किया उन्होंने। ठीक है, तो ये डेट भी आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में वर्तमान समय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। आगे प्रक्रिया ये भी चल रही, हो सकता है आगामी समय में भोपाल भी एक खंडपीठ बन जाए, क्योंकि भोपाल से भी बहुत सारे काम होते हैं आज की डेट में, और इसलिए आवश्यक है कि वहां पर भी एक न्यायिक प्रक्रिया के रूप में खंडपीठ होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के गठन वर्ष 1956 से पहले सीपी एंड बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नागपुर उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता था। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 को हुई थी। 2 जनवरी 1956 को 36 को स्थापित हुई थी नागपुर उच्च न्यायालय की, ठीक है, किसके अंतर्गत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 108 के अंतर्गत जॉर्ज पंचम के आदेश पर हुआ था। जॉर्ज पंचम कौन थे? ब्रिटेन के राजा थे। तो सेंट्रल प्रोविंस के लिए गठित की गई थी। 1950 में 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? भारत का संविधान लागू होने के बाद इसको निरंतरता प्रदान की गई। ठीक है, तो ये गठित पहले ही हो चुका था ब्रिटिश शासनकाल में, लेकिन इसकी निरंतर प्रदान की गई है 1950 से। मध्य प्रदेश के गठन के साथ स्थापित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आवश्यक हो जाता है कि हम ध्यान रखें, जो वर्ष 1958 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनकर गए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह साहब। एम हिदायतुल्लाह साहब यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट के बाद वो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। और आपको बता दूं कि उन्होंने पहले कार्यवाहक और राष्ट्रपति का भी पदभार कुछ समय के लिए अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला है, तो एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे वो। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो 4 हैं। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह साहब, जो 1968 से 1970 तक सीजेआई रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहे। उसके बाद बात करें तो न्यायमूर्ति जी एस वर्मा साहब 1997 से अंठानवे तक सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहौटी साहब तो 2004 से 2005 के बीच रहे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। उसके बाद न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे 2019 से रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो आगे चल करके सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है।
तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और अनुच्छेद 214 राज्य के उच्च न्यायालय से रिलेटेड है और हमारे मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय जबलपुर में है, जो अनुच्छेद 114 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है, जबकि भोपाल में प्रस्तावित है। अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने टोटल न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं? टोटल न्यायाधीश कर रहे हैं 32 कार्य। ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो जबलपुर का मुख्यालय का भवन है, उसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में 1899 में हुआ है। 1899 से 1900 के समथिंग हुआ है। इस भवन का डिजाइन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हेनरी इनविन ने तैयार किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा जबलपुर में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है, उसका जो भवन बना है, उसके वास्तुकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना होगा, उसके वास्तुकार है हेनरी इरविन। ये नाम ध्यान रखना होगा। इस विशाल भवन का निर्माण जबलपुर में वर्ष 1999 में 3 लाख रुपए की लागत से किया गया था। उस समय यानी कि आज से लगभग 125 साल पहले जबलपुर में जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनी है, वो उस समय उस 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज की डेट में तो बात करें तो 30 करोड़ बराबर की कीमत हो जाती है। तो ये खर्च हुए थे। यह भवन पाश्चात्य स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर इमारत के रूप में जाना जाता है। तो आपने देखा होगा, स्पेशली तरीके से दिखाए देखने को मिलता है। ठीक है। उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य खंडपीठ है वो कहां पर है? जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में कार्यरत है। मुख्य की पीठ और खंडपीठ सहित आने वाले जिले इस प्रकार हैं। जो जबलपुर मुख्य पीठ है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, भोपाल, रायसेन, सीहोर, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, पन्ना, सतना, डिंडोरी, खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है। तो ये जिले आते हैं। इसके साथ इसमें और कौन कौन से जिले जुड़ जाएंगे? तो इसमें 2 जिले और जुड़ जाएंगे। एक तो जुड़ जाएगा मैहर, जो 2023 में बना है जिला, और दूसरा जुड़ जाएगा मऊगंज। ठीक है। ये जिले जुड़ जाएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि मऊगंज से विभाजित होकर के, रीवा से विभाजित होकर के मऊगंज नया जिला बना है और सतना से विभाजित होकर के मैहर जिला बना है। इस कहने का मतलब ये कि जबलपुर खंड जो मुख्य की पीठ है उसके अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित हैं? अब 31। 29 पहले थे, लेकिन अब 2 जिले नए और बन गए हैं। तो इसलिए इसकी बात करें तो इसमें टोटल हो जाते हैं कितने? इसमें हो जाते हैं टोटल 31। एक चीज और ध्यान रखना होगा, 31 नहीं, ये 32 होंगे क्योंकि छिंदवाड़ा से पांडुरना भी बना है। ठीक है। तो पांडुरना भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा जब इसमें है तो पांडुरना भी इसी में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसमें एक और जोड़ देंगे, यानी कि 32 जिले वर्तमान में जबलपुर मुख्य जो पीठ है उसके अंतर्गत सम्मिलित है। कोई भी न्यायिक विवाद इन जिलों के अंतर्गत होता है और इस लेवल पर पहुंचता है कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो, तो उसके लिए फिर जबलपुर में हियरिंग होती है। ठीक है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंदौर खंडपीठ की बात करें तो इंदौर खंडपीठ जो हमारा इंदौर में उच्च न्यायालय का खंडपीठ है, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, धार, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा और खरगोन। ऐसे 14 जिले आते हैं हमारे किसके अंतर्गत? इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत। यहीं पर सुनवाई होती है। ग्वालियर खंडपीठ की बात करें तो ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं अशोकनगर, गुना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक है। विदिशा। ये जिले आते हैं। तो 9 जिले आते हैं किसमें? ग्वालियर खंडपीठ में। हालांकि शक्तियां सभी को समान है। कोई भी फैसला होता है, कोई भी आदेश होता है, उसको दूसरे जो हाई कोर्ट है या दूसरे जो सेशन कोर्ट है वो इसके लिए फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जिलों का न्यायिक क्षेत्र व्यवस्थित बंटवारा के रूप में किया गया है। तो सबसे ज्यादा जबलपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत ये जिले आते हैं, 32 जिले आते हैं। उसके बाद बात करें तो 29 जिले आते हैं आपके इसके अंतर्गत, जिसका नाम है करें तो 14 जिले आते हैं कहना चाहिए इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत और 9 जिले आते हैं ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत। तो इसके बारे में इस तरीके से जानकारी आपको ध्यान रखना होगा। तो उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं श्री एम हिदायतुल्लाह साहब, 1954 से 1958 के बीच रहे। फिर जीपी भट्ट साहब रहे, फिर पीवी दीक्षित साहब रहे। पीवी दीक्षित साहब की बात करें, इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी मध्य प्रदेश का भूमिका निभाई है। उसके बाद विशंबर दयाल, पी के तारे साहब, फिर शिवदयाल पी श्रीवास्तव साहब, एपी सेन साहब, जीपी सिंह की बात करें तो ये भी राज्यपाल रहे हैं। जीएल ओझा, जीएस वर्मा की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीएस वर्मा साहब की बात करें तो जीएस वर्मा
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई भी रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। एनडी ओझा साहब, जीजी जो सोनी साहब, एसके झा साहब, यूएल भट्ट, एके माथुर, भवानी सिंह, कुमार राजनाम। उसके बाद बात करें तो आरबी चंद्रम, एके पटनायक, सैयद रफत आलम। सैयद रफत आलम भी इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। सुशील हरकोली, उसके बाद शरद अरविंद बोबडे। तो ये सीजीआई भी रहे हैं, सीजीआई रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ए एम खनविलकर साहब, ठीक है, 2013 से 16 के बीच रहे। हेमंत गुप्ता, संजय कुमार सेठ, अजय कुमार मित्तल, संजय यादव, मोहम्मद रफीक। तो ये कहना चाहिए, मोहम्मद रफीक की बात करें तो मोहम्मद रफीक रहे हैं। उसके बाद जो अगले कहना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश में अगर बात करें, इससे पहले रहे हैं तो रवि मालीमठ रहे हैं, ठीक है, रवि मालीमठ रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में 17 जुलाई की बात करें तो 17 जुलाई को जो 17 जुलाई 2025 से जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। ठीक है, अभी वर्तमान में तो ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जो इस समय हमारे मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, अपने इसको का निर्वहन कर रहे हैं। तो 17 जुलाई 2025 से हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है संजीव सचदेवा। ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। तो ये हाईकोर्ट के बारे में जाना। हाईकोर्ट का गठन कब हुआ, कौन से सेक्शन के अंतर्गत हुआ, पीठ कब गठित हुई, कब अस्थायी रूप से हुई, कब इसको स्थायी स्वरूप दिया गया। उसके बाद जो हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं हाईकोर्ट के, उनके बारे में, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनके बारे में, साथ में जो हमारे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और वो आगे चल करके सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनके बारे में जानकारी दी। तो आज दीपावली के अवसर पर इतना ही। बाकी हमारी क्लास कंटिन्यू राजतक आईएएस एकेडमी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जारी हैं। न्यूनतम फीस के साथ हम तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने लगातार आप हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इसी टाइप की जानकारी देने के लिए हम प्रेरित हो सकें। तो आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत। और आज का सबसे बड़ा शुभ दिन दीपावली का अवसर है। दीपावली के त्योहार पर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दीपावली पर मंगलमय हो, सुख संपदा और धन समृद्धि से, सुख ऐश्वर्य से भरपूर रहे। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दीपावली।